कभी एग्जाम का भय निकल जाता है जब भी हम कुछ आंसर करते हैं। तो हैंड रेज किए वाले लोग जो थे, जैसे अभी वापिस हटा लिए, दीपा जी का अभी भी है, पूजा है। ठीक है, पूजा बताइए। सबसे पहले पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स से, वो जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू मीट्रल वॉल विच इज अ बाइकस्पिड वॉल, वहां से वो ब्लड जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। फिर पूरी बॉडी में थ्रू वेना कावास, दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा से ये ब्लड जो होता है ये आपके राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम में के बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आता है। और राइट वेंट्रिकल से ये फिर उसके बाद में फिर से पल्मोनरी वॉल्व जो होता है विच इज अ सेमील्यूनर वॉल्व, वहां से ये वापस आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, वहां पर फिर से ये प्यूरिफाई होता है एंड देन अगेन द साइकिल रिपीट्स। वेरी गुड, ठीक है जी। तो दीपा जी, आप भी बता दें, आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी सर। हमारा हृदय मुट्ठी के आकार का एक मांसपेशियों से बना हुआ शरीर है और एक छाती के बीच में स्थित रहता है। इसके 4 चैम्बर रहते हैं और पहले ये राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर इंपीरियर वेना केवा से, फिर शिराओं के द्वारा, राइट साइड से शिरा के द्वारा, फिर बीच में आता है ये ट्राइकस्पिड वॉल के द्वारा लंग्स में प्योर होने के लिए आता है। फिर लंग्स से, फिर पल्मोनरी वैन के द्वारा, फिर ऑक्सीजन ये लंग्स से प्योर होके फिर लेफ्ट साइड आएगा प्योर होके, और अरोटा के द्वारा फिर पूरा, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड फिर अरोटा के द्वारा पूरे शरीर में पूरे में फैलता है। ठीक है, ओके, फाइन। तो उसी स्लाइड को हम समझने के लिए, हाँ, हाँ कोई बोल रहे हैं? ओके, चलिए, तो हम लोग वापिस उस चीज को रिकैप कर लेंगे और एक बार समझ लाएंगे। और ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि टीचर के मूड पे है, किसी ने बोल दिया कि आपको बताना है तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और इस कंसेप्ट को समझना है। सो आप देखिए, शुरू कहीं से भी कर सकते हैं, दैट इज द ब्यूटी। आप शुरू कहीं से भी करिए। जैसे मेरे को हमेशा ही पसंद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब उसका कारण है, मैं बताऊंगा, और उसके पीछे विषय का भी कारण है। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे शरीर का जो 4 चैम्बर अभी बताया दीपा जी ने, उस 4 चैम्बर में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यानी कि अगर मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे बाएं साइड, बाएं हाथ का जो नीचे का पार्ट है हार्ट का, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा काम करने वाला चैम्बर है। तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध खून होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध खून मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा के थ्रू, हमारी एरोटा मेन आर्टरी है जो सबसे मोटा होता है और सबसे मजबूत होता है। एरोटा के थ्रू, क्योंकि शुद्ध खून है तो शुद्ध खून ही शरीर यूज करेगा, बॉडी को देता है। बॉडी ने यहाँ पे यूज कर लिया। अब क्या किया? यूज कर लिया। यूज कर लिया यानी कि ऑक्सीजन सब, न्यूट्रिशन सब ले लिया। अब क्या भेजेगा आगे? तो यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू हो गया। यानी वो आप लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध खून है, ऑक्सीजनेटेड है, न्यूट्रिशन से रिच है, वो एरोटा के माध्यम से बॉडी को मिला। बॉडी ने क्या करेगा? लेके ऐसे रखेगा तो नहीं, वो पूरा यूज करेगा। यूज कर लेने के बाद जो न्यूट्रिशन से कम रिच है, ऑक्सीजन अब कम है, उस ब्लड को आगे की तरफ भेज देगा। तो यहाँ पर आप कलर देख रहे हैं ब्लू, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा वो वेन्स में जाएगा। यहां पर आपने नाम दिया था एरोटा। आर्टरी का ही एरोटा एक शब्द है, आर्टरी का भी आर्टरी, सुपर आर्टरी है वो, इसलिए उसको एरोटा कहेंगे। तो जो हार्ट से खून शरीर के तरफ आ रहा है,
दिल से शरीर के तरफ आ रहा है उसे, उस जो कैरियर है, जो कैरी कर रहा है वेसल्स, उसे आर्टरी कहेंगे। और जो शरीर से हार्ट की तरफ ले जा रहा है उसे वेन कहेंगे। वेन मतलब भेजना, जो भेज रहा है, भ से वेन, भ से भेजना, तो बॉडी से हार्ट की तरफ भेज रहा है। अब ऐसा मत याद कर ले हार्ट से बॉडी की तरफ भेज रहा है उसको कहेंगे क्या, नहीं, उसे आर्टरी कहते हैं। तो अल्फाबेट में ए सबसे पहले शुरू होता है, और मैंने शुरू किया है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और वहां से आर्टरी शुरू होगा। इस पिक्चर को दिमाग में रख लीजिए, कहीं भी कंफ्यूजन हो फटाफट ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको दिक्कत दूर हो जाएगी। जो हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है उसे आर्टरी कहेंगे। बॉडी ने यूज कर लिया और वह ब्लड को हार्ट को वापस भेजा, इसलिए वो वेन के माध्यम से भेजा जाएगा। लेकिन किसको भेजेगा? तो यहां हम शुरू कर रहे थे लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायगोनल जो है राइट एट्रियम को आएगा। राइट एट्रियम में आने के बाद इस बीच में कोई भी ऑर्गन उसको संपर्क में नहीं आया, आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि यह शुद्ध खून है। ये राइट एट्रियम में आने के बाद सीधा ट्राइकस्पिड, यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, ब्लू कलर के जगह पे ट्राइकस्पिड, उसके थ्रू राइट वेंट्रिकल को आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल इसको क्या करता है, लंग्स को भेजता है। और लंग्स में, क्योंकि यहां तक आपने देखा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लंग्स में ऑक्सीजन रहेगा, यानी फेफड़ा में ऑक्सीजन रहेगा। वो ऑक्सीजन इस ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया है शरीर के थ्रू उसे बाहर निकाल देता है। और ये जो यहाँ पर फिर से जो प्यूरिफाई हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापिस लेफ्ट एट्रियम को दिया, और लेफ्ट एट्रियम फिर से ये साइकिल आगे बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये साइकिल चालू हो गया। शुद्ध खून आया कहां से था, हमने शुरू स्टोरी यहां से किया था, लेफ्ट वेंट्रिकल, कि शुद्ध खून आया, बॉडी को दिया, बॉडी ने यूज किया, फिर राइट एट्रियम को दिया, राइट एट्रियम ने राइट वेंट्रिकल को दिया, राइट वेंट्रिकल ने लंग्स को दिया शुद्ध करने के लिए, और लंग्स ने फिर से लेफ्ट एट्रियम को दे दिया। यहाँ पे रेड जहां लिखा हुआ वहां बाइकस्पिड है, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे ट्राइकस्पिड है। और एक चीज देखिए, यहां पर नाम दिया गया है पल्मोनरी आर्टरी, जबकि यह खून हार्ट के तरफ ले आ रहा है, फिर भी इसको आर्टरी नाम दिया गया है। यह एक एक्सेप्शन है। तो यह प्रश्न भी कई दफा पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, तो आंसर आपका पल्मोनरी आर्टरी होगा। और कौन सा ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है? नॉर्मली वेन सारे डीऑक्सीजनेटेड ले जाते हैं, बट ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। तो इस पे आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत मेहनत किया होगा, इसलिए मैं ज्यादा समय न रख के फटाफट आगे बढ़ता हूं। ये देखिए वही वाला चित्र जो अभी हम लोगों ने बात किया, वही वाला यहाँ पे है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने शुरू किया था यहाँ से। हाँ जी सर, राइट एट्रियम से भी शुरू कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना? आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वहां से शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने लिए बताया कि मेरे को कंफर्टेबिलिटी मिलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसलिए मैं लेफ्ट से ही शुरू करता हूं। आप राइट एट्रियम से शुरू करना चाहते हैं, करेक्ट, ए वाला पार्ट से? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप यहां से करेंगे तो ऐसा होगा कि राइट एट्रियम, ट्राइकस्पिड वॉल, देन राइट वेंट्रिकल, देन पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, then left atrium, bicuspid valve, left ventricle, aorta and body, correct? Yes. कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, there is no difference। सर वो पार्कंजल फाइबर का भी एक कोई क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा बता देना। हाँ मैं अभी ले जा रहा हूँ वहां पे, वो कंडक्शन ऑफ द हार्ट है, उसमें जाएंगे। तो ये अभी हमने सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट देखा, इस तरह से सर्कुलेशन होता है। अभी देखिए आपने देखा कि ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या चीज है। ट्राइकस मतलब ट्राई मतलब 3, तो उसके स्ट्रक्चर ऐसे 3 कटिंग के जैसा दिखता है, इसलिए नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका 3 है। बाइकस्पिड वाल्व ऊपर नीचे ऐसा रहता है, 2 पार्ट में ही डिवाइड रहता है, इसलिए इसका नाम है बाई मतलब 2, BI बाई।
बाइनोकुलर, दो आंखों से देखने वाला दूरबीन, है ना। तो बाई जब इंग्लिश शब्द में जुड़ जाता है तो डबल का मतलब होता है, इसलिए दो पार्ट में वो वाल्व है, उसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसका एक और नाम है, क्या है नाम उसका? मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि इनमें से मिट्रल वाल्व का नाम क्या है, तो मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड का ही दूसरा नाम, ठीक है। अब देखो, मिट्रल वाल्व जो है आपका मित्र है, इसलिए नाम है उसका मिट्रल वाल्व। अगर ये सही में मिटर गया, एक हिंदी कहावत है, तो आप भी मिट जाएंगे, इसलिए इसका नाम बाइकस्पिड वाल्व है। वो मिट्रल वाल्व भी कह सकते हैं। और क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल के को ब्लड देता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में शुद्ध खून, ऑक्सीजनेटेड खून आता है, और वही खून आपके पूरे शरीर में दौड़ता है, इसलिए आपका मित्र है, इसलिए मिट्रल वाल्व नाम यहां से याद रखिए। और ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। हाँ, अब इसका याद रखने के लिए आप समझो कि इसमें अशुद्ध खून आता है तो एकदम से 3 बार छान लेता है उसको और फिर आगे भेजता है। ऐसा कुछ याद करने का तरीके आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी 2 और वॉल्व है, ये दोनों वॉल्व का नाम याद रखिए। 4 वॉल्व हमारे हार्ट में है, एक है ट्राइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व, एरोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व। तो थोड़ा पिक्चर में पहले चले जाते हैं। देखिए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जब खून एरोटा के माध्यम से बॉडी को जाता है तो बहुत ही तेज फोर्स होता है, तो यहां पर भी एक वॉल्व लगा रहता है। वॉल्व क्या करता है? ब्लड को पीछे नहीं जाने देता। कोई ब्लड अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल गया एक बार तो निकल गया, अब वेसल्स में जाएगा, यानी कि आर्टरी में जाएगा, बैक फ्लो नहीं हो सकता। तो यहां पर भी एक वॉल्व है, और उसी तरह से यहां पर भी एक वॉल्व है। ये दोनों गेट के पास वॉल्व है, तो उसी का नाम, जो एरोटा के तरफ है उसका नाम है एरोटिक वॉल्व, और जो लंग्स के तरफ है उसे पल्मोनरी वॉल्व। क्लियर? बहुत ही आसान है। तो ये प्रश्न भी आता है कि एरोटिक वॉल्व का पोजीशन क्या है, कहां पे होता है? तो एरोटा और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, जहां से एरोटा शुरू होता है बस वहां पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए सर। विजय जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम हाँ जी, स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में क्या पूछा जा सकता है? स्ट्रोक वॉल्यूम, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? बस इंतजार करिए, अभी आगे की स्लाइड्स में आ जाएगा, है ना विजय जी। चलिए, तो अब ये थोड़ा बृहत स्टडी में हम अगर जाएं तो आप देखिए, हम वापिस शुरू करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। बाइकस्पिड वाल्व से क्रॉस किया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल को आया, अयोध्या गुगे, ओके। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आया और ये कहां चला गया? बॉडी को कैसे गया? एक वॉल्व को क्रॉस करते हुए। इस वॉल्व को आपने देखा एरोटिक वॉल्व, और इधर वाले को पल्मोनरी वॉल्व कहा जाता है। बट ओवरऑल दोनों का एक नाम है, उसका नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये कोई अलग नाम नहीं है, ये जो नीचे वाले दोनों वॉल्व है उनको इकट्ठा एक नाम है सेमी ल्यूनर वॉल्व। और बॉडी को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है तो यूज करने के बाद आगे भेज दिया, आगे से फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्रॉस करते हुए फिर पल्मोनरी आर्टरी, देन लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन के माध्यम से लेफ्ट एट्रियम में आ गया। तो ये सर्कुलर पूरा हो गया। बट इस वाले पिक्चर और पहले वाले पिक्चर में अंतर यही है कि यहाँ पर आपको सारे वॉल्व का व्याख्या कर दिया गया। अब हम चलते हैं, जो दीपा जी का प्रश्न था कंडक्शन से रिलेटेड, ये तो हुआ सर्कुलेशन से रिलेटेड। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट में क्या देखते हैं? तो आपने शॉर्ट फॉर्म में देखिए, इसे आरए कहा गया, राइट एट्रियम, इसको लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो इधर लिखा हुआ वही चीज इधर है, केवल शॉर्ट फॉर्म में नाम है। अब देखिए कहां कहां क्या पोजीशन है। देखिए, आपने जो राइट एट्रियम देखा था, ऊपर वाला पार्ट जहां से दीपा जी शुरू करती है, वहां पर बड़े इंपॉर्टेंट 2 चीज होते हैं। एक का नाम है नोड, एसे नोड, एक का नाम है एसे नोड, और दूसरे का नाम है एवी नोड, राइट। ये राइट एट्रियम है। अगर कोई प्रश्न करे कि एसे नोड की पोजीशन कहां होती है,
तो ऐसे नोड राइट एट्रियम में होगा। एवी नोड कहाँ होता है? तो ये भी राइट एट्रियम में होता है, बट एग्जैक्टली ये वॉल पे होता है, जो चैम्बर का जो क्रॉसिंग सेक्शन होता है वहां, बट राइट एट्रियम भी सही आंसर है, बट वॉल से भी टच होता है। अगर ये प्रश्न आता है एक देखिए, यहां से कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट शुरू होता है ऐसे नोड से और एवी नोड को जाता है। एवी नोड यहां से कुछ मसल्स की कुछ फाइबर निकलती है जो इधर और इधर की तरफ बढ़ जाती है, राइट एंड लेफ्ट की तरफ बंडल की ब्रांचेज है, जिसे पुरकिंजे फाइबर कहा गया है। ये दोनों तरफ तो करंट यहां से निकला और स्पार्क करके इसको मिल जाता है, और ये स्पार्क करके ये मसल्स को दे देता है, ये मसल खींच लेता है, जिससे कि हार्ट की बीट चालू हो जाती है। सो इसमें हमने अभी जाना एसए नोड, एवी नोड और पुरकिंजे फाइबर को, जो कि कंडक्शन सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है, और अपने लेवल के लिए इतना ही जानकारी रखना है कि इसकी पोजीशन क्या है और कैसे काम करता है। देखो, एक और सवाल आता है कि जो हृदय से किस तरह की ध्वनि निकलती है? लब डब। लब डब। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा बोलता है कि मेरा आज दिल दुखा हुआ है, मेरा आज दिल बहुत खुश है, मेरा दिल आज बहुत उदास है, ऐसा कुछ भी दल हर्ट बोलता नहीं। हर्ट तो एक ही चीज बोलता है, लब डब लब डब लब डब। तो Who is pacemaker, sir? Who is pacemaker? SA node, AV node, or what? यस, Who is वेरी गुड pacemaker? क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारी टीम बताएंगे, आप लोगों में से कोई बताना चाहेंगे पेस मेकर किसे कहा जाता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड। ऐसे तो नोड। मैंने यहाँ पर आपको कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट निकलता है ऐसे नोड से, तो पेस तो यही बनाया ना, आपकी बॉडी हार्ट को पेस कौन दिया? ऐसे नोड, इसलिए इसे पेस मेकर भी कहा जाता है। इसमें अगर खराबी आ जाती है तो आप मरते नहीं हो, लेकिन जल्दी से जल्दी पेस मेकर लगवा लें तो उचित रहेगा। उसके Inside of the atrium or outside of the atrium? हाँ, ये क्या है, ये अगर खराब भी हो गया तो हार्ट की रिदम गड़बड़ाएगी, बट जिंदा रहेंगे आप, क्योंकि No, no. My question is, sir, inside of the right atrium or outside of the right atrium? इनसाइड। SA node. Inside. इनसाइड ऑफ द राइट एट्रियम। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं लबडब साउंड को समझते हैं। लबडब साउंड जो आता है जब क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स होता है, जब वॉल्व क्लोज होता है तो लब साउंड निकलता है, और रिकॉइल ऑफ द ब्लड अगेंस्ट सेमील्यूनर वॉल्व, और सेमील्यूनर वॉल्व जब रिकॉइल होता है, वापिस खून फेंक दिया ना, तो उस टाइम भी बंद होता है, उससे भी आवाज आती है। तो आपने देखा ट्राइकस्पिड वल्व और बाइकस्पिड वल्व, दो वल्व थे, तो एक बार खून ऊपर से आएगा एक साथ दोनों तरफ चैम्बर में, तो उसकी एक आवाज होती है, और एक जब हार्ट छोड़ के जाता है तो ये दो लबडब 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 आवाज कंटिन्यूअसली चालू रहता है। और लेफ्ट साइड का पोर्शन और राइट साइड का पोर्शन साइमल्टेनियसली चालू रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पहले चलेगा, अभी अच्छा वाला खून गया है, बॉडी यूज करेगा, यूज करके अब फेंकेगा, फिर राइट तरफ आएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा So it is called the double circulatory system. So it is called double circulatory system. Our heart is work as just. वेरी राइट, करेक्ट। सो ये दोनों तरफ साथ साथ चालू रहता है। नाउ यह बड़े ही सिंपल सवाल आते हैं अपने एग्जाम में। एग्जाम में कभी बहुत टफ सवाल नहीं दिए जाते। आर्टरी और वेन्स में अंतर क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या है। वेन्स मूव्स टुवर्ड द हार्ट, यानी कि हार्ट के तरफ जो भेजता है वो भ है और वही भेन है। आर्टरी मूव्स अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर जो ले जाता है, ठीक है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ने जो यूज कर लिया, बॉडी की सारी ऑर्गन से खून को कलेक्ट करके हार्ट को वापस भेजता है। आर्टरीज डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द ब्लड ऑर्गन, हमारे सारे ऑर्गन को खून देने का काम आर्टरीज के द्वारा होता है। ब्लड प्रेशर का क्या मामला है? तो ब्लड प्रेशर वेन्स में लो होगा
और आर्टरीज में हाई होगा। रीजन है कि एरोटा के थ्रू पूरे शरीर में जाता है और वह बहुत तेज गति से आता है, और ऑक्सीजनेटेड भी होता है। ऑक्सीजनेटेड भी होता है। अब देखिए एक बात, वेन्स आर्टरीज या वेन्स में वॉल्व किस में रहता है? वेन्स सर वेन्स में बल्ब रहता है क्यों रहता है? अगेंस्ट क्योंकि वो स्लो होता है तो वो एक वापस साइड जा में हो सकता जाता है। अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जाता वेन्स है। में प्रेशर स्लो होता है तो वो पीछे जा सकता है। करेक्ट। वेन्स में प्रेशर लो होता है, दैट इज द वन रीजन। सेकेंड रीजन कि आप देखो पैर में से भी तो लेके आना है खून को, तो नीचे से कैसे लेके आएगा? थोड़ा दूर रुक गया, फिर रुक, उसको गेट लग जाएगा, फिर आगे गया, तो वॉल्व्स की जरूरत है। वॉल्व्स क्या करता है? ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करता है, दूसरे तरफ नहीं। इसलिए वेन्स में वॉल्व होंगे तो एक और याद रख लीजिए, वी से वेन और वी से वॉल्व। आर्टरी में वेन्स वॉल्व नहीं होते हैं, बट उसका लेयर, ऊपर का लेयर थिक होता है। तो इस पिक्चर पे हम आ जाते हैं। देखो इधर लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है वो आर्टरी है, राइट साइड वाली पिक्चर में वेन है। इसकी दीवार देखिए, यहां से लेके यहां तक मोटी है और इसकी दीवार पतली है। तो वेन्स के दीवार पतले होते हैं, बट इसका यह मतलब नहीं है कि आर्टरी मोटा। देखो दो तरह की बात है, एक पाइप पतला है और पाइप मोटा है। तो पाइप पतला है कि पाइप का ऊपर का लेयर पतला है? पाइप का हो सकता है अंदर का ल्यूमेन किसका बड़ा है? तो मेरा सवाल है कि ल्यूमेन यानी अंदरूनी पार्ट आर्टरी का बड़ा होगा या वेन का बड़ा होगा? वेन का। सर वेन का बड़ा होगा। वेरी गुड। सो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। तो सर क्योंकि आर्टरी में मोटा होगा, लेकिन इसमें खाली जो है एरिया वो ज्यादा है वेन में। देखो प्रकृति ने क्यों बनाया है, आर्टरी में प्रेशर चाहिए, ब्लड में हमेशा प्रेशर बरकरार रहे, इसलिए पाइप पतला दिया है। पाइप पतला दिया है मतलब अंदर में पतला है, लेकिन ऊपर से मजबूती दिया है जिससे वो फटे नहीं। आप समझ रहे हो? जैसे जेट फाउंटेन कैसे होता है, अंदर में एकदम पतला कर देता है और ऊपर से उसकी पूरी एकदम प्लास्टिक कोटिंग रहती है, जिससे उसकी प्रेशर से वो खुद फटे नहीं, लेकिन पानी अंदर से प्रेशर से आए। सो सेम वे आर्टरी के ऊपर की दीवार मोटी है बट ल्यूमेन पतला है, वेन्स की दीवार पतली है बट ल्यूमेन मोटा है। इससे हुआ क्या कि प्रेशर इसमें हमेशा कम रहेगा। और इसमें एक खासियत है कि इसमें वॉल्व भी है। देखिए यहाँ पे वॉल्व है जो केवल एक डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करती है, और इसमें वॉल्व की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तो ऐसे ही प्रेशर में चल रहा है भैया, जाने दो इसको। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसमें आपके जानने के लिए। आर्टरीज और वेन्स में अगर मैं ऐसे कहूं कि अगर आपका हाथ ऐसे काट दिया जाए किसी व्यक्ति का, एक प्रैक्टिकल समझो, आपका नहीं काटेंगे, मान लो कि आप लेबोरेटरी में परीक्षा दे रहे हैं, डिसेक्शन हो रहा है और एक हाथ कटा हुआ है, तो ऊपर में आर्टरी मिलेंगे या वेन? पहले क्या मिलेगा? सर वेन मिलेगा। वेन्स और आर्टरी कहाँ मिलेगा? अंदर, आर्टरी अंदर मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेन का प्रेशर कम है ना, आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए वो अंदर होता है प्रोटेक्शन। रीजन आपका कारण सही, वेन और आप आर्टरी का लॉजिक सही दे कंपेयर रहे करें हो, तो वेन इज बट यह कारण की वजह से नीचे ऊपर है, ये नहीं सही है। प्रेशर सही है कि आर्टरी में ज्यादा होता है, वेन में कम होता है। दैट रीजनिंग इज करेक्ट, बट दिस रीजनिंग इज नॉट अ रियल रीजन फॉर द क्वेश्चन। हाँ जी, और कोई बोल रहे थे? जयेश भाई की आवाज आई थी। फाइन सर परितोष बिना करके कोई रेज कर रहे हैं। फाइन, परितोष मेरा पुत्र है, वो हैंड रेज कर रहा है। परितोष ही इज स्टडीइंग एमबीबीएस इन बेलारूस, अभी छुट्टियों में आया हुआ है। तो उसको कल मैं पढ़ा रहा था, पीछे भी कई बार पढ़ाया हूँ, कल परसों से उसको बोला हूँ कि पढ़ लो, तो बोलता है अब आपसे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद सेल्फ सफिशिएंट हूँ। तो वो हैंड रेज कर रहा। बताओ परितोष, ऊपर में आर्टरीज या वेन्स क्यों आएगा, उसका क्या?
वेन और आर्टरी दोनों को कंपेयर करें तो पहले तो वेन है, तो अब उसका रीजन जानना है। तो वेन इज बेसिकली मच मोर थिकर देन द आर्टरी वन। एंड उसका क्या है कि वो बॉडी से हार्ट की तरफ जब लेके जाता है तो अगर काटेंगे भी तो फिर वो थोड़ा अच्छे से काटना पड़ेगा। एंड आर्टरी थोड़ा सा भी स्लाइटली भी थिन होता है तो पूरा कट जाता है, बिकॉज इट्स अ थिन वॉल एंड वेन इज थिकर एंड दैट्स व्हाई इट्स बेसिकली अबव एंड नीचे ने इसको ऊपर रखा है। ओके भाई, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता हूँ। प्रकृति ने जब हमें बनाया तो उसे मालूम था कि ये लोग जंगल में रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, गलती से कटेगा फटेगा। अगर आर्टरी ऊपर में रहता और वो कट जाए तो क्या होगा? इतना ज्यादा ब्लीडिंग होगा, इतनी प्रेशर में होगा कि आप मर जाते। यह एक कॉमन आंसर आप एकदम आर्ट्स वाला दिमाग लगा दीजिए साइंस में तो दे देंगे कि गलती से छिल भी जाए, आर्टरी कट गया तो आर्टरी कट गया तो इसमें तो हेवी प्रेशर हार्ट से चल रहा है, वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से प्रेशर, सीधा सब ब्लड बाहर निकल जाएगा। कई लोग प्रेमी जो होते हैं ऐसे नस काट लेते हैं, देखे होंगे आपने, वो खास करके यहाँ का नस काटते हैं जहाँ की हम लोग ऐसे नब्ज देखते हैं ना, ये आर्टरी का है। यहाँ पर आके टर्मिनेट होता है ना हाथ के पास, तो यहाँ पर हम नब्ज देखने की बात करते, उसी को कट कर देता है। वो कट कर दिया ना तो मर जाएगा, क्योंकि सीधा हार्ट से फ्लो होकर के निकल जाए। वेन्स ऊपर में होते हैं बट उसमें क्या है, रिटर्निंग ब्लड है, थोड़ा बहुत बहा खत्म हो गया। ठीक है। एक और दूसरा सवाल आपको समझने के लिए, जो सेलाइन चढ़ाई जाती है वो आर्टरी में चढ़ाई जाती है वेन में, और अगर चढ़ाई जाती है जहां भी, उसका कारण भी आपको बताऊंगा। हैंड रेज सर वेन में। पेन में। आंसर करना भी पड़ेगा। क्यों? मैं कहूंगा आर्टरी में चढ़ाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं चढ़ा सकता हूं, मैं देख लूंगा प्रेशर। सर फिर तो अशुद्ध हो जाएगा ना वो। सर वेन से वो हार्ट की तरफ जाएगा और फिर Yes, इट विल बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट बॉडी। yes, that is the reason. See, अशुद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अशुद्ध मतलब इसको आप ऐसा मत समझो कि हमारे ही शरीर का खून है, कोई अशुद्ध शुद्ध हमें केवल पढ़ने के लिए समझना है, वह भी शुद्ध ही खून है। अंतर केवल है कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कम है। बट ये रीजन जो अभी आपने बताया वो परफेक्ट है कि वेन्स में देने से होगा क्या कि एक तो वेन अपने साथ लेके जाएगा, लेके ऑक्सीजन रीच होगा लंग्स के पास जाके, हार्ट को आएगा, हार्ट में से वो लंग्स में से ऑक्सीजन भी मिलेगा, फिर वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे शरीर को दे देगा। आर्टरीज में अगर हम डालेंगे सेलाइन या कोई भी, तो एक तो आर्टरी की खुद की इतनी प्रेशर है कि वो हार्ट को क्या जाएगा, या पहले तो आपका खून बोतल में, आप पानी नहीं चढ़ाएंगे, आदमी का खून पहले बोतल में भर जाएगा, इतना प्रेशर से उस पर चढ़ जाएगा उल्टा। तो यह भी रीजन है। दूसरा रीजन है कि आर्टरी बहुत ही डीपर है, तो ऐसा करना उचित भी नहीं है। सबसे सॉलिड रीजन है कि वेन के थ्रू दे देने से उस शरीर में पूरे अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद सम टाइम थोड़ा लगता है बट आराम से होता है। लास्ट लाइन पढ़िए, 14वां पॉइंट देखिए, इफ वेनस वॉल इज इंजर्ड, अगर कोई वेन का दीवार टूट जाता है, ब्लड्स कम आउट, कलेक्ट इन ए पूल इन ए स्मॉल एरिया अराउंड वेन, वेन के आसपास में थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, रुक जाएगा। वेयर इफ arterial wall is injured, the blood come out like a fountain in a large area all around the artery. फाउंटेन जैसा चलता है ना, उस तरह से चलेगा। आपने कभी किसी को देखा हो, बहुत इतनी तेज कि एक पेड़ के बराबर ब्लड निकल के बाहर निकलता, इतने फोर्सफुली। चलिए, इनका एक प्रश्न था, वो भी हम ले लेंगे शायद। हाँ, आगे आ गया है विजय जी का प्रश्न। ब्लड प्रेशर के बारे में आप लोगों ने जानते ही नॉर्मल वैल्यू समझना है, तो 80 और 120 याद रखिए, है ना। 80 120 याद रखिए कि नॉर्मल वैल्यू दोनों में 120 या 120 से कम, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 या 80 से कम, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। बाकी इसके ऊपर जो भी है वो ब्लड प्रेशर ज्यादा की तरफ निशानी है। बट किसी को ब्लड प्रेशर ज्यादा करने के पीछे होने के डायग्नोस करने के पहले कम से कम 3 रीडिंग लेनी होगी। पहली रीडिंग होगी, जब भी कोई मरीज आए आपके ऑफिस में, पहले उनको रेस्ट करने को बोलिए 5 मिनट, लिटा दीजिए,
लेट के हार्ट रेट नॉर्मल हो जाए, सब चीज हो जाए, फिर उनका बाएं हाथ में ब्लड प्रेशर की मशीन लगाएं और चेक करें लिटा करके। फिर 1-2 मिनट के बाद उठा के बैठा दीजिए, फिर से सेम ब्लड प्रेशर नोट कीजिए, और तीसरी अवस्था में उनको खड़ा करके ब्लड प्रेशर लीजिए। सो लिटा करके, बैठा करके और खड़ा करके, इन तीनों का एवरेज क्या मिलता है, दैट इज हिज रियल ब्लड प्रेशर। क्योंकि इंसान यही 3 पोजीशन रहेगा, या तो सोया रहेगा, नहीं तो बैठा रहेगा, नहीं तो उठा रहेगा। अगर इस तीनों में ब्लड प्रेशर ज्यादा मिल रहा है तो क्लियरली वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर का मरीज हो सकता है। अगर इन तीनों में नॉर्मल वैल्यू है तो 100% वो नॉर्मल है। शशि जी, आपका प्रश्न। शशि दुआ जी, कोई प्रश्न है आपका? आगे बढ़ें, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक। चलिए हम लोग बाद में देख लेंगे। अब देखो, 2 चीज है, इसको आप समझ जाइए। कार्डियक आउटपुट, ये डॉक्टर के लिए जरूरी है, बट आपके लिए भी जरूरी हो सकता है। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है, आप नोट कर लें। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। एंड आपकी हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को दोनों को गुना कर देंगे तो जो मिला उस वॉल्यूम को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। एवरेज हार्ट रेट मनुष्य का होता है 70 बीट पर मिनट, 70 बीट 1 मिनट में करता है। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है 70 से 80 ml, 70 to 80 ml पर बीट। तो ध्यान दीजिएगा, हम 70 ही याद करवाते हैं क्योंकि दोनों इजी रहेगा। 1 मिनट में हमारा हार्ट 70 बार धड़कता है, और 1 पर बीट में 1 बीट धक किया ना तो 70 ml खून आगे जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर देंगे, 70 × 70 कितना हो जाएगा? 4900, जो कि करीब करीब 5 लीटर के बराबर है। तो कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर पर मिनट, 5000 ml पर मिनट। क्लियर? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो कोई प्रश्न आता है कि हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होना चाहिए नॉर्मल मनुष्य का, तो आप 5 लीटर पर मिनट कह सकते हैं, या 5000 ml, वो लीटर 5 लीटर और ml मिलीलीटर। हार्ट रेट कितना है? तो 70 बीट पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? एक स्ट्रोक में, 1 बीट में हार्ट कितना ml खून भेज रहा है? तो 70 ml। ये दोनों को गुना कर देने से निकल आता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो अभी हम पूछ सकते हैं। शशि दुआ जी का कोई प्रश्न था शायद, अदरवाइज विल मूव टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए सर सॉरी हाँ बोलिए। एक सर पूछूं, यहाँ पे आपने 70 ml पर मिनट नहीं, क्या बोला? पर टाइम 70 ml भेज रहा है पर बीट में, 1 बीट में धक धुक जो चल रहा है ना, 1 बीट कहते हैं उसे। 1 बीट में 70 ml, और 1 मिनट में 70 बीट भी होता है। दो चीजें हैं। एक, खून कितना भेज रहा है, तो एक बार जो लबडब हुआ ना उसमें 70 ml गया, और ऐसे वाले लबडब कितना होगा 1 मिनट में, तो 70 वो भी होता है। तो 70 × 70 4900 हुआ ना, 900 है ना जी सर। तो इसलिए इसको हम 5 लीटर एक अंदाज के तौर पे 4.9 लीटर होता था, लेकिन याद रखने के लिए आपको 5 लीटर होता है। जी थैंक यू। मतलब प्रति मिनट, 1 मिनट में आपका शरीर कितना खून फेंक रहा है? 5 लीटर। 1 मिनट में 5 लीटर, और 1 बीट में 70 ml। ठीक है, क्लियर? नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट उसके पहले, डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के पहले, हमारी डाइजेशन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? तो मुंह से ही शुरुआत हो जाता है। तो हमें माउथ को भी समझना जरूरी होगा, टीथ को समझना होगा, और डेंटल फार्मूला को भी समझना होगा।
तो हमारा जो ऊपर का लेयर है, दांत के ऊपर का व्हाइट वाला एरिया, उसे इनामेल कहा जाता है। और उसके बीच क्या ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसे डेंटाइन कहते हैं, और लास्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन वाला एरिया दिख रहा है उसे पल्प कहते हैं। तो इनामेल, डेंटाइन और पल्प, जो ऊपर का व्हाइट पोर्शन निकला रहता है बाहर की तरफ, दीपा जी प्लीज म्यूट कर दीजिए। जो ऊपर की तरफ व्हाइट वाला पोर्शन निकला रहता है जिसपे हम रोज ब्रश करते हैं, उसे क्राउन कहा जाता है। दांत का क्राउन है वो। क्राउन राजा का भी होता है। तो ऐसे ही समझिए आप सब 32 क्राउन लेके घूम रहे हैं। एक दो क्राउन नहीं, राजा का तो एक क्राउन होता है। आप टोटल 32 दांत लेके घूम रहे, 32 क्राउन है आपके पास, और उस पे रोज सुबह शाम ब्रश करते हैं। सो ये व्हाइट वाला क्राउन है। इनामेल कहा जाता है इसे, व्हाइट वाले पोर्शन को। और ये भी कहा जाता है कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पदार्थ है ये। सबसे हार्ड कौन है? इनामेल। इससे कड़क कोई भी चीज नहीं होता। अब देखिए प्रश्न आपके सामने ये है कि डेंटल फार्मूला कैसे हम याद रखें। तो इसको याद करने का एक बड़ा आसान तरीका है। यह है इधर वाला पोर्शन, जो रंग बिरंगा दांत फोटो आया है ना, इसको ध्यान दीजिए। आप अपने ही दांत को ध्यान देंगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है इसको पूरा पूरा हाफ से कट कर दीजिए, आधा कट कर दीजिए। तो इधर 2 दांत दिखाई देगा, एक ब्लू वाला दिखाई देगा, 2 ऑरेंज वाला दिखाई देगा, और 3 ये वाला कौन सा कलर इसको बोलेंगे? इसको कौन सा कलर बोलेंगे? ग्रीन कह देते हैं। चलिए, ग्रीन कलर का 3 दांत दिखाई देगा। तो इसको ग्रीन कलर वाले को मोलर नाम दिया गया है, ऑरेंज वाले को प्री मोलर, क्योंकि मोलर के पहले है इसलिए प्री मोलर। और ये जो ब्लू वाला है इसे कैनाइन कहते हैं, जो नुकीला भी होता है। और एनिमल्स में जो जितने भी मांसाहारी जीव जंतु हैं उसमें बहुत ही नुकीला होता है, जैसे लॉयन, टाइगर, डॉग, क्योंकि वो मांस खाने के लिए बना हुआ था। बट मनुष्य के पास भी कैनाइन है। और ये जो 2 दांत साइड में दिखे हैं इसे इंसीजर कहते हैं। तो देखिए डेंटल फार्मूला क्या बन गया। इंसीजर का हम आई ले लिए, कैनाइन का सी ले लिए, प्री मोलर का पी ले लिए, मोलर का एम। तो 2 1 2 3 बन गया कि नहीं बन गया? एक साइड में 2 1 2 3। तो अभी हम 2024 में हैं, 2024। हम बात कर रहे हैं 2123 में, शायद हम लोग रहेंगे नहीं। तो याद करने के लिए समझो 2 1 2 3 ये डेंटल फॉर्मूला है एडल्ट का। 2 का मतलब हुआ 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। तो क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? एडल्ट में मोलर कितने होते हैं? एडल्ट मनुष्यों में टोटल मोलर कितने होंगे? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, बच्चों में प्री मोलर कितने होते हैं? वेरी 0। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 52 32 52 सर। से सोच के बताएं। 52 वाले पहले बताएं और 32 वाले पहले बताएं। सर लाइव देखेंगे तो 52 जीवन काल में, बचपन से लेके बुढ़ापे तक में टोटल कितने बार दांत आपका आया और गया? तो 32 दांत आएगा बाद में और 20 प्लस, तो टोटल कितने हो गए? 52 हो गए ना। राइट, वेरी गुड। हाँ जी। अब देखो इंसीजर जो है, इसका नाम से इंसीजर इंसीज करने के लिए, कटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैनाइन फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टीयर करने के लिए। एंड प्री मोलर एंड मोलर ये चबाने के लिए काम में आता है। प्री मोलर बच्चों में नहीं रहता, राइट? छोटे बच्चों में प्री मोलर नहीं रहता। एंड
इनामेल को हार्डेस्ट इन आवर बॉडी, इवन हार्डर देन आवर बोन, अपनी हड्डियों से भी मजबूत होता है। इसलिए इनामेल और हड्डी में फर्क है। हड्डी अगर टूट जाए तो बन सकता है, अपने आप कैल्शियम जुड़ जाएगा। इनामेल यानी दांत को ऊपर का लेयर में दांत में चोट लगने से क्रैक हो गया, कुछ टूट फूट गया तो नहीं बनेगा। इसलिए देयर इज द डिफरेंट, कोई हड्डी को दांत को हड्डी ना समझे, दैट इज टोटली डिफरेंट मटेरियल। नाउ दांतों के बाद हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, हैंड रेज किए हैं मैडम, बताएं। जी सर, मुझे ये पूछना था, टीथ तो हम बच्चों में 20 आते हैं कहते हैं, तो ये 8 टीथ कम हो गए जो प्री मोलर्स नहीं आए उन्हें ना, या मोलर्स मोलर नहीं आते बच्चों में? तो वो तो 8 हुए ना सर, फिर मतलब तो और जो मतलब वो और जो मोलर पीछे 2 वाले तो एंड बाद वाले में आते आता हैं वो नहीं है, आते हैं? मोलर 4 बाद में आता है ना, जिसको दूध का दांत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं चौवा निकल रहा है, दांत बने, अकल का चौवा, वो बाद हाँ, में अकल आता के है। अच्छा वो 4। ओके ओके मैंने जी, प्रश्न आपका समझा ओके, नहीं मैडम, फिर थैंक से यू। अगर आप बोले तो मैं भी जरा समझ जाऊं। जो विजय सर ने आंसर कर दिया बहुत अच्छे से। आपका हाँ प्रश्न क्या था? हाँ सर, नहीं, हाँ मेरा क्वेश्चन सर ये था कि प्री मोलर्स बच्चों में नहीं आते हमने कहा था ना, तो टोटल तो अपने 32 दांत होते हैं, तो 8 ही कम अच्छा हो गए फिर उसमें से, ऐसे मैं पूछ रही थी। वो अक्ल के दांत का हाँ मैं भूल गई थी कि अच्छा वो मोलर भी फिर 2 मतलब सिर्फ 8 ही हाँ आएंगे बच्चों में, और बड़े होने के बाद 12 आएंगे फिर, है ना, ऐसा हुआ। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम के अगर पार्ट की बात की जाए, इसके बारे में समझा जाए कि कितने पार्ट होते हैं, तो आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से लेके नीचे जो पाइपलाइन है उसको कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो इसमें जितने भी श्रेणी क्रम में ग्लैंड्स मिलते जाएंगे वो भी डाइजेस्टिव पोर्शन का एक सदस्य है। इसको 2 पार्ट में, जैसे माउथ, ओइसोफेगस, माउथ के बाद जो पाइपलाइन है ओइसोफेगस, पेट, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। उसी तरह से इसमें ग्लैंड्स मिलेंगे, मुंह में सैलिवरी ग्लैंड मिल जाएंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड पेट में मिल जाएगा, लीवर और गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, इंटेस्टाइन में भी ग्लैंड्स हैं और अदर ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है, फूड जो होते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल के रूप में, डाइजेशन इज व्हाट, डाइजेशन इज breakdown of the food from complex to simpler form, then body can absorb, so that body can absorb and make the nutrients. दूसरा, वाटर H2O और विटामिन मिनरल्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि पानी का पाचन होता है क्या हमारे शरीर में, नो। विटामिन का पाचन होता है क्या हमारे शरीर में, नहीं। मिनरल्स का पाचन होता है, नहीं। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं अपने शरीर में, खाने के माध्यम से सीधा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कि कुछ न कुछ विटामिन की गोली हमेशा खाइए एक सर्टेन उम्र के बाद। और अगर आपको लगता है कि आपके खाने पीने में जंक फूड की ज्यादा मात्रा आ रही है कहीं ना कहीं रूप से, पानी पूरी हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, या कभी भी कुछ खा लिए, मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी फूड में मल्टीविटामिन मिलेंगे नहीं। हाँ, फ्रूट्स वगैरह अगर आप रेगुलर खा रही हैं और अच्छी मात्रा में खा रहे हैं, विदाउट हाइब्रिड वाला खा रहे हैं, ऑर्गेनिक खा रहे हैं, तो विटामिन की जरूरत नहीं है। अदर देन दैट मैं तो एक कारपेट बोलता हूं कि हर इंसान को कुछ न कुछ मल्टीविटामिन लेना चाहिए, और उसकी उम्र होती है 20 साल के बाद, राइट? सर विटामिन D3 की गोली कितने दिन तक खानी चाहिए या जिंदगी भर खानी चाहिए? देखो, मेरे हिसाब से इनवेरेबली अपने को खुद का डॉक्टर खुद को बनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एंटीबायोटिक्स आप खाओ, आपका शरीर को आपसे बड़ा कोई नहीं जानता, आप अपने शरीर को जानते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि साल में 3 से 4 महीना विटामिन डी की गोली खा लें, वो भी गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में। ठंडी के मौसम में जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ठंडी के वजह से धूप में कभी जाएंगे, जी। और उसके बाद B12 की गोलियां खाइए, और कैल्शियम की गोली खाइए, आयरन की गोली खाइए, और बीच में मिला जुला सब विटामिन का भी गोलियां आता है, वो भी खाते रहे। तो आप ऐसा समझो कि रोज खाना खा रहे हैं आप। आपने ये प्रश्न नहीं किया ना कि सर खाना कितने बार खाना चाहिए, 3 महीना खाना चाहिए कि जीवन भर, रोज खा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स की गोली एक ही लो,
बदल बदल के लो, लेकिन हर दिन लो। एक दिन लेने से फायदा होने वाला नहीं है, और वो आपको हमेशा रहेगा शक कि ये दवाई काम नहीं किया, ये डॉक्टर अच्छा नहीं था। इसलिए जो भी लो रेगुलर लो। विटामिन कभी B12 की 3-4 महीने ले लिए लगातार, कभी खाली विटामिन D 3-4 महीने, कभी मिक्स वाला ले लिए, कभी आयरन ले लिए, कभी कैल्शियम ले लिए। इस तरह से चीजों को आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे रख सकते हैं। और यह किसके लिए है? जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिनको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि इतना ही स्पेसिफिक टाइम तक लेना है, उनको तो लेना ही है। चलिए, आपका बीच में मैंने काट दिया था, आपका शायद आंसर मिल गया। हमारे क्वेश्चन में आता है कि हमारे कितने सैलिवरी ग्लैंड कितने पेयर होते हैं। वाला प्रश्न है, कितने पेयर? और 3 पेयर। टोटल नंबर है तो 6 नंबर। हमारे जो लार की ग्रंथि है 3 पेयर्स हैं। और दिन भर में कितना लीटर लार बन जाता है हमारे शरीर से? 1.5 1.5 लीटर बराबर। 1.5 लीटर। और जो मिठाई की दुकान में व्यक्ति काम करता होगा उसको कितना लीटर बनेगा? नहीं बनते। नहीं बनता। ओके। और जो व्यक्ति पान पराग गुटखा दिन भर खाते रहेगा उसका कितना बनेगा? नहीं पता। नो आइडिया। या 1.5 लीटर बनता है उनके लिए जो नॉर्मल हैं, जो ज्यादा इस तरह की चीजें खाते हैं, तंबाकू या चुराने वाले पदार्थ, उनको ज्यादा भी बनता है। क्योंकि जितना ज्यादा खाएंगे वो थूकेंगे तो क्या, थूक कहाँ से आता है? लार ही तो है। तो आप कहाँ थूकते? आप तो दीपा जी तो कभी खाई नहीं है ना। 1.5 लीटर में काम हो जाता, रचना जी का हो जाता। लेकिन हमारे गुजरात के भाई लोग, सौराष्ट्र के अगर कोई है तो उनको मालूम होगा, वो दिन भर डाले ही रहते मुंह में। केवल तुम 2 समय खोलते हो, एक खाना खाते समय और दूसरा थूकने के लिए, बस। बात भी नहीं करते। बोलो कि ये सामान च्युइंगम खाने से भी लार बनता है सर। लार ज्यादा बनता है। याद आ गया, चिलगम खा रहे थे लास्ट टाइम और इनको एग्जाम में ही टोक दिया था, है ना विजय जी? क्या हुआ था? हाँ सर, वही तो हुआ था जो आप बोल रहे हैं। राइट। तो कोई बात नहीं, मैं जस्ट आउट ऑफ द टॉपिक बीच में चला गया था। अभी हम देख लिए कि 3 पेयर्स ग्लैंड है, और यह ग्लैंड एक लार निकालता है जिसमें लाइसोजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम है, बट इसमें और एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम कहते हैं, और छोटे मोटे बैक्टीरिया को यहीं पे वो मार देता है। लार ही हमारा मार देता है। लार से निकलने वाले एंजाइम को टाइलिन भी कहा जाता है। यहाँ पर पी साइलेंट है। और म्यूकस भी होता है पानी के जैसा, जो म्यूकस भी कई चीजों को मार देता है। डाइएस्टेज या एमाइलेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो ये प्रश्न बनता है कि लार हमारा कौन से फूड के पार्ट पे काम करता है? तो कार्बोहाइड्रेट इज द वन आंसर, सेकंड वन इज स्टार्च। स्टार्च पे काम करता है। इसीलिए मुंह में अगर हम रोटी लेके देर तक चबाते रहते हैं तो हमें मीठा स्वाद में लगने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट में वो परिवर्तन ग्लूकोज में हो जाता है। और ये टाइलिन जब स्टार्च से यानी मांड से रिएक्शन करता है तो शुगर बनाता है, जिसकी वजह से मिठास आ जाती है चीजों। और यही पर वाली पार्ट को हमने कहा था कि जो मुंह में हम चबाते हैं उसको बोलस कहा गया। यहाँ फूड को बोलस कहा गया। देन इसमें हेल्प टीथ के द्वारा जरूर होता है। देखिए बोलस ऊपर से गोल बन गया और नीचे की तरफ सरकना शुरू हो गया। तो ऊपर मुंह से लेके यहाँ दूरी तक, ये दूरी पेट में जब तक इंटर नहीं किया है तब तक को बोलस ही कहेंगे। अब यहाँ पर इमीडिएटली पेट में इंटर हो रहा है। पेट का जो ऊपर का पार्ट है उसे कार्डियक एरिया कहा जाता है। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। सो पेट को 4 भागों में डिवाइड किया गया। ऊपर के पार्ट को कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। कार्डियक इसलिए नाम देखिए कि हार्ट के आसपास रहता है और कार्डियक हार्ट को बोला जाता है। तो ऊपर वाला पार्ट कार्डियक। और कई बार आपने ज्यादा खा लेते एकदम गर्दन तक जिसको बोलते हैं खा लिए, तो हार्ट में जलन होता है। वही कार्डियक एरिया में एसिड चढ़ने लगता है, इसके वजह से आपको जलन महसूस होने लगता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पेट में एसिडिटी को हम हार्ट अटैक समझ लेते हैं।
ऐसा हो जाता है। सो स्टोमिक में क्या होता है? स्टोमिक इज द डिवाइडेड इनटू कार्डियक, फंडिक, बोडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक जो पार्ट है एसीएल प्रोडक्शन करता है। ये जो कार्डियक पार्ट है एसीएल प्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, म्यूकस सेक्रेशन होता है, फूड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल पार्ट, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसे कार्डियक स्फिंक्टर भी कहा जाता है। एक दरवाजा पे लॉक लगा रहता है। सेकेंड, फंडिक। फंडिक रीजन में खाना थोड़ी देर के लिए रुकता है, होल्ड होता है, यानी कि डायरेक्ट। लेंथ ऑफ एसोफेगस सर, लेंथ ऑफ एसोफेगस। विजय जी एग्जैक्टली मेरे पास अभी नोटेड नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में अगर मैं कुछ भी बोलूं वो गलत होगा, इसलिए आपको अगर ध्यान में है या किसी को गूगल पे मिलता है। नहीं, हमसे सर एग्जाम में पूछा था लेंथ ऑफ एसोफेगस, सर तो हम गलत, 25 सेंटीमीटर। नहीं, लेंथ ऑफ एसोफेगस हमने बोल दिया था 9 मीटर, मैंने 9 मीटर। नहीं 9 मीटर तो तो हम 25 हाँ सेंटीमीटर। तो हाँ, नहीं 18 18 इंच होता है। करेक्ट आंसर इज 18 इंच। इसमें गूगल में 10 से 13 इंचेस लिखा है, 25 से 33 सेंटीमीटर। चलिए कोई बात नहीं, देखो ये जो चीजें हैं ये आपको कांस्टेंट चीजें ये सब मिल जाएगी, और इसमें थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं, और लेकिन 9 मीटर तो बोलना उचित नहीं रहेगा ना विजय सर। 9 मीटर तो किसी का हमको लगता 10 सेंटीमीटर। फिर बाद में करेक्शन करके हमने 18 इंच बोला था सर। अच्छा लेकिन वो इतना गुस्सा में था कि क्या बोले सर। कोई बात नहीं, चलिए। शुभ 9 मीटर तो सर पूरा जीआई ट्रैक का होगा ना जी। सो यहाँ पर हमने अभी देखा कि म्यूकस सेक्रेशन भी होता है, फूड ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉलर पार्ट, कार्डियक स्फिंक्टर होता है। फंडिक रीजन में आपको एक ही काम है, वो थोड़ी देर खाना को रोक के रखता है, एंड बॉडी जो मेन बॉडी है वो मिक्स करता है फूड को, एंड पाइलोरिक रीजन जो लास्ट इधर वाला है वहां पर भी एक और स्फिंक्टर होता है, यानी एक ओपनिंग होता है, और कब ओपन होना है कब बंद होना है उसका भी हार्मोन से रिलीज होता है, वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो बताऊंगा आगे कि कैसे वो काम करता है, और एक गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करता है। यहाँ पर देखो जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें रेनिन नाम का एंजाइम निकलता है, जो कि दूध को कर्डलिंग करने में काम आता है, दूध को फाड़ देता है। तो छोटे बच्चे दूध ज्यादा पचाते हैं क्योंकि उसमें रेनिन नाम की एंजाइम ज्यादा बनता है, जबकि वयस्क व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दूध नहीं पीता है तो उसको कई बार डायरिया भी हो जाता है, वो पी नहीं सकता और दूध को पचा नहीं सकता, क्योंकि रेनिन का काम है कर्डलिंग ऑफ द मिल्क, मिल्क को फाड़ देता है और वो पचाने में सहयोग करता है। इसके अलावा तो रेनिन कहाँ निकलता है? पेट से निकलता, ध्यान रहे। बड़े व्यक्ति में कम होगा, छोटे बच्चे में ज्यादा होगा। दूसरा हार्मोन एंजाइम निकलता है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। तो दो एंजाइम यहाँ पर हम समझे, रेनिन और पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे, और पेप्टोन में बदलेगा। रेनिन का काम क्या होगा? मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट आप खाते हो तो उसको कर्डलिंग करता है, और यहां पर जो पेट में खाना है उसे चाइम कहें। क्लियर? ऊपर में हमने अभी देखा बोलस, यहां पे चाइम हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में समझते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारे हैं। यहां पे लिखते हैं कि दैट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड प्रोटेक्टिव म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है? गैस्ट्रिक जूसेस और म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस देखो बार बार आएगा, पेट में जैसे ही खाना जाता है मुंह से भी म्यूकस निकलता है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा निकलता है। जो लेयर्स होते हैं स्टोमक के, म्यूकस निकालते हैं। म्यूकस निकालने का क्या कारण होगा? एक आंसर दीजिए, कोई भी कारण क्या है? सर गैस्ट्रिक का जो एसिड का जो प्रभाव है वो नहीं होगा, उससे बचेगा। सो म्यूकस का एक ही काम है कि आपकी पेट के ही परत को वो गलाए नहीं, उसको हानि नहीं पहुंचाए, इसलिए म्यूकस निकलते रहता है। इट सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस एंड प्रोटेक्टिव म्यूकस। 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड, बिगिनिंग ऑफ द स्टोमक, जो कार्डियक रीजन में से निकलता है उसे कार्डियक ग्लैंड कहेंगे।
the intermediate or true gastric gland in the central stomach area and pyloric gland in the terminal stomach portion. क्लियर है? सो तीन तरह के यहाँ पर कार्डियक पाइलोरिक ग्लैंड सेक्रेट म्यूकस, कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड भी म्यूकस सेक्रेट कर। इंटरमीडिएट में से तीन मेजर सेल टाइप होते हैं, उसके अलग अलग सेल हैं। एक को कहते हैं जाइमोजेनिक, पेरीइटल एंड म्यूकस नेक्स सेल। जो जाइमोजेनिक सेल है, जिसको चिप सेल भी कहा जाता है, एंजाइम पेप्सिन एंड रेनिन निकालता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि स्टोमिक पेप्सिन और रेनिन निकालता है। तो एक थोड़ा डीप क्वेश्चन है, नीट का प्रश्न है कि पेट में रेनिन और पेप्सिन निकालने वाला सेल का क्या नाम? तो आंसर होगा जाइमोजेनिक सेल। दूसरा आंसर होगा चिप सेल। चिप सेल उसी का नाम है, जाइमोजेनिक, राइट। लेकिन आपके सिलेबस में है, आपको इतना याद रखना है कि पेट से निकलता है पेप्सिन एंड रेनिन, बट कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? तो चिप सेल या जाइमोजेनिक सेल, पेप्सिन और रेनिन। इसको कैसे याद रखोगे? देखो, जेड से नाम है, एबीसीडी का लास्ट अक्षर है जेड, तो उसको चीफ ही बोलेंगे, दैट इज द चीफ ऑफ अल्फाबेट। चीफ ऑफ द अल्फाबेट या तो ए होगा, नहीं तो जेड होगा। तो यहाँ पर जेड वाला याद रखो, जाइमोजेनिक सेल चिप सेल है और उससे एंजाइम पेप्सिन और रेनिन निकलता है। पेरीइटल को दूसरा नाम है ऑक्सिनेटिक सेल। पेरीइटल और ऑक्सिनेटिक सेल occur throughout the length of the gland and responsible for the production of hydrochloric acid। जो एसिड पेट से निकलता है वो ऑक्सिनेटिक सेल निकालता है या पेरीइटल। तो दो प्रश्न यहीं पे बन गए कि पेप्सिन एंड रेनिन कौन सा सेल निकलता है? तो जाइमोजेनिक या चिप सेल। दूसरा प्रश्न कि पेट में जो एचसीएल निकलता है वो कौन सा सेल से निकलता है? तो ऑक्सिनेटिक सेल और पेरीइटल सेल। म्यूकस नेक सेल इज टू सिक्रेट म्यूकस, बहुत ही क्लियर, उसका काम है म्यूकस। अब देखो पेट से क्या क्या निकलता है, पेट से क्या क्या निकलता है मेनली रूप से। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म रखो, जितना बड़ा पेट उतना ज्यादा एमआरपी, है ना, बहुत पैसा उसके पास, ऐसा बोलते हैं ना हमारे गांव में, शहर में, बहुत बड़ा पेट है इसका, यानी बहुत बड़ा एमआरपी है। एमआरपी मतलब एम मतलब म्यूकस, आर मतलब रेनिन, पी मतलब पेप्सिन। सो तीन चीज निकलता है पेट से, एमआरपी, म्यूकस, रेनिन एंड पेप्सिन। ठीक है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस सेक्रेट कर दिया, यहां पर हमने क्लियर कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रफली 9 to 16 फीट, आपका एक लेंथ का यहां पर आ गया। अब ये 9 to 16 फीट इंटेस्टाइन है और वो तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिओडेनम, जिजेनम और इलियम में, राइट। तो डिओडेनम 7.9 इंच, जिजेनम 8 फीट के बराबर, और इलियम इज क्लोज टू 9 to 8 फीट लॉन्ग, बट नॉट इन द ऑल, एक्सेप्शन है यहाँ पे। बंदिता जी, सर इतना सारा याद रखेंगे, ये सारे जो लंबाई मत करो, इसमें दिमाग ही नहीं लगाइए। सर देख के चक्कर आ रहा है। डिओडेनम ऊपर वाला थोड़ा बहुत चीजें कांस्टेंट जो है, एक चार्ट बना लीजिए, मैं आपको आइडिया देता हूँ, एक चार्ट बना लीजिए। सर ड्यूडेनम 25 ये तो याद आएगा, और जेजुनम का 8 to 10 फीट लेंथ है और 3 मीटर इलियम का है, ऐसा याद रखेंगे। बिल्कुल। और मैं क्या कर रहा हूँ, इतने ज्यादा कांस्टेंट वेरिएबल्स पे आप बहुत ज्यादा याद करेंगे तो होगा क्या कि बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा ब्रेन का, और फिर अच्छी चीजें कम याद रहेगी, इसलिए छोड़ो इसको। एक आध प्रश्न मिस ही हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, बट कुछ चीजें याद रखनी चाहिए और कुछ अंदाजा से आपको हो जाएगा। देखो एसोफेगस का प्रश्न किया था ना विजय जी ने, 25 सेंटीमीटर। कितना सर? 25 सेंटीमीटर है एसोफेगस का। देखिए 10 इंच 25 सेंटीमीटर, ऐसा इंच में 10 इंच है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। तो मैडम नमस्ते, कभी आपका ज्वाइन करना हुआ, अभी अभी आए क्या? नहीं सर, पहले से 3 बजे से हूँ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, बढ़िया। तो ये जो आपका लेक्चर रहा सर, आपका लेक्चर रहा तो कहाँ से भी हम ज्वाइन होते हैं।
थैंक यू मैडम। अभी आप पूना में हैं कि बाहर हैं? पूना में हूँ सर। गुड गुड गुड, बढ़िया। तो ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर, थोड़ी से कुछ कांस्टेंट हमारे काफी कलीग्स के पास अच्छे बने हुए हैं, मेरे हिसाब से मैडम के पास है, तो आप मैडम जरा शेयर कर दीजिएगा कांस्टेंट वाला जो भी आपको वैल्यू है ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी सर। राइट, तो मैडम ने लास्ट टाइम भी मेरे को याद है कि इनके पास एक बना हुआ है जो कितनी लेंथ साइज वाला ऐसा, तो उसको आप अपने पास रख लीजिएगा मोबाइल में। चलिए इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी हमने ये सब पढ़ लिया, म्यूकस सेल, और ये डिटेल में थोड़ा ज्यादा है। अभी अब थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम पेट तक तो क्लियर कर दिए, मुंह से चबा लिए, बोलस बना दिए, अब चाइम बना दी। चाइम के बाद क्या होगा, अभी हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पर भी एक लॉक रहता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। आपने कभी ऐसा फील किया है कि आज खाना खाया और खाना ही नहीं पचा नहीं, मतलब क्या हुआ? पचा नहीं मतलब वो पेट से नीचे आंत में गया ही नहीं, देर हो रहा है जाने में। तो ऐसा कब होता है? जैसे आपने कभी दाल खाया हो, प्रोटीन पदार्थ ज्यादा खाया हो, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम खाया हो, सबसे फास्ट जो पचता है वो कार्बोहाइड्रेट है। या आप मान लो तेल का छना हुआ, घी का ज्यादा बना हुआ सामान खा लिए, तो उस सब टाइम लगेगा, लगता है ना। खाली राइस खा लिए तो आप देखेंगे कि वो डाइजेशन थोड़ा आसानी से और जल्दी हो जाता है। सो पाइलोरिक स्फिंक्टर एक लॉक का काम करता है, वह पूरे तरीके से एसिड जब तक के पेट के खाने में मिक्स नहीं होकर टुकड़े टुकड़े में चेंज नहीं कर देगा, तब तक के वो आगे भेजता नहीं है। और इसकी कम से कम 3 घंटा मान के चलिए आपकी पेट में खाना पड़ा रहता है। अब हम यहां पर समझते हैं कि मुंह से लेकर के बोलस का जो पार्ट है यहां तक था, बोलस के पार्ट के बाद स्टोमिक में चाइम में कन्वर्ट हो गया। अब स्टोमिक से आगे बढ़ना है, किसके माध्यम से जाएगा? ये वाला फिगर वापिस याद रखिए, डियोडेनम जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, याद आ रहा है? यहां पर हमने अभी देखा था डिडोनम, जिजेनम और इलियम, DJI, डिडेनम, जिजेनम एंड इलियम। तो डियोडेनम जिसको नाम दिया गया है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का आप कह सकते हो कि सबसे छोटा पार्ट, है, बट इसका काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके घरों में जब भी आपने देखा होगा कि घरों में माँ खाना जब बनाती है तो ऐसे चावल को फैला देती है, कोई भी सामान उसको अच्छे से बीनती है, या कोई भी ऐसा छोटा पदार्थ हो, दाल वगैरह बनाना हो तो पहले ऐसे फैला देती है, उसको कंकर पत्थर या हानिकारक पदार्थ। तो डियोडेनम का मतलब ही होता है फैलाना, लैटिन वर्ड है। यह हमारे खाना को जो पेट से आए उसको फैला देता है। छोटा जगह है बट मोटा है, छोटा है बट मोटा है, और वो खाना को फैला देता है। और फैला करके वहां पर से कुछ भी ऐसा चीज तो नहीं आया, हानिकारक पदार्थ तो नहीं आया। क्या हानिकारक पदार्थ आएगा खबर है आपको? कोई आंसर? एसिड। खाना आपको पेट में जो गया वो एसिडिक मीडियम है ना वहां। तो स्फिंक्टर का काम यही है कि डियोडेनम में रेडी है क्या, डियोडेनम क्या करेगा, वह लेगा तभी जब खाना में एसिड अच्छे से मिल गया है। अब डियोडेनम में खाना फैल जाएगा और उसके ऊपर अल्कली की बौछार शुरू हो जाएगी, और वो कहां से? बाइल से, पित्त की ग्रंथि से, और वहां न्यूट्रलाइजेशन का काम शुरू होगा। तो कब होगा? जब अच्छे से मिक्स हो, फैलाया, सूप बट्टा जो घरों में बोलते हैं ना, जिसमें काम करते हैं, फैलाएंगे सामान, तो वहां पे पूरा का पूरा मिक्सिंग होता है। अब देखो यहां पर मुंह में जब हमने खाना खाया, पीएच वैल्यू 8 है लार का, बेसिक नेचर यहां पर है। फिर जब मैं लीवर की बात कर रहा था, जब यहां पर गॉल ब्लाडर में जो हमारा निकलता है बाइल, जिसको पित्त कहते हैं, उसकी पीएच वैल्यू 8 होती है।
बहुत ज्यादा बेसिक है। और अभी अभी हमने पढ़ा पीछे कि एसिडिक 2 से 3 के आसपास होता है, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो इधर भी बेसिक भी ज्यादा देना होगा। यहाँ पर फूड बेसिक हो जाता है। एक ही चीज यहाँ होता है, कोई एंजाइम नहीं निकलता। डिओडेनम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट यानी कि जो तेलीय पदार्थ आपने खाया है उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड कर दिया जाएगा, कोई एंजाइम नहीं। और यह एक हार्मोन से एक्टिवेट होता है जिसे कोलेसाइटोकाइनेन कहते हैं। यह एक इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे स्फिंक्टर कब खुलेगा, तो जब कोलेसाइटोकाइनेन बाइल एसिड निकाल देगा, बाइल यानी पित्त निकाल देगा, तो कोलेसाइटोकाइनेन के एक्टिवेशन से के बाद होगा। देन वी कैन अंडरस्टैंड सीसी के शॉर्ट फॉर्म स्टिमुलेट गॉल ब्लाडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज बाइल इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम पार्ट, एंड देन स्टिमुलेट पैंक्रियाज। देखो 2 चीजें यहां पर कर दिया सीसी के, एक तो गॉल ब्लाडर को आदेश दिया कि आप निकालिए, और पैंक्रियाज को भी मैसेज भेज दिया कि आप भी रेडी रहो, अभी नीचे जा रहा है खाना। सो स्टिमुलेट पैंक्रियाज टू रिलीज पैंक्रियाटिक एंजाइम। थर्ड, कोलेसाइटोकाइनेन स्टॉप stomach to deliver any more food until the first batch is done। कोलेसाइटोकाइनेन ने जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसको बंद भी करवा दिया कि नो, अभी कोई खाना खाओगे तो उधर ही रहना, इधर मत भेजना। इसीलिए एक बैच पहले आगे बढ़ेगा, आगे नीचे सरक जाएगा, तभी दूसरा बैच नीचे की तरफ खुलेगा। वो बहुत ही पीरियोडिकली खुलते रहता है। देन सप्रेसेस आवर एपेटाइट बाय द वेगल नर्व्स। चौथा काम करता है सीसी के कि आपकी ब्रेन को एक मैसेज दे देता है कि अभी कोई खाना खाओ मत भाई, खाना ही क्यों, भेजने का नौबत तो तब आएगा ना जब खा लोगे। तो वेगल नर्व को मैसेज आता है कि भूख बंद। अभी आपको कोई किसी के घर में जाते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि बेटा ये खा ले, बिस्किट खा ले, नहीं नहीं आंटी जी अभी अभी खा के आया हूं। चलो झूठ भी बोलता है कई बार, लेकिन हमारा बॉडी भी एक मैकेनिज्म पे काम करता है। वो क्या करता है कि वेगल नर्व को एक मैसेज देता है जो सप्रेसेस एपेटाइट, आपकी भूख को बंद कर देता है। एंड ऑल्सो लास्ट पॉइंट, ट्रिगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा देता है, जिससे पाचन तंत्र आगे। तो ये 5 काम है जो यहाँ पर होता है। सीसीके के रिलीज होने से कोलेसाइटोकाइनेन हार्मोन है और इसके वजह से आगे की क्रियाएं शुरू होगी। हमने कहा था कि कई बार आप खाना खा लेते हो, ज्यादा देर तक के नहीं पचता, बहुत टाइम लगता, मन भारी भारी लगता है। वो तब होता है जब स्फिंक्टर से नीचे वाले जो स्फिंक्टर है वो रिलीज नहीं करता और भारी पदार्थ जैसे फैट ज्यादा ले लिया है, तेल ज्यादा ले लिया है, या प्रोटीन नॉन वेजिटेरियन डाइट ज्यादा ले लिया है, तो ज्यादा टाइम लगेगा डाइजेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पैंक्रियाज की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी तक हमने देखा डिओडेनम के बाद आगे, डिओडेनम में कोलेसाइटोकाइनेन के वजह से ये सब काम हो गया। अब आगे खाना बढ़ा, पैंक्रियाज वहां पर क्या करेगा, तो LAT, लेट, याद रखिए लेट, लेट का स्पेलिंग गलत है, LATE होता है, कोई बात नहीं, ई हटा दीजिए, लेट वाला लेट याद रखिए। L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। तो लाइपेज किस पे काम करेगा, फैट या लिपिड पे। L से लिपिड, L से लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, माल्ट, मांड जिसको कहते हैं, उस पे काम करेगा। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करेगा। आपने अभी अभी देखा था कि एक बार प्रोटीन हमारा डाइजेशन हो चुका है, कहाँ हो चुका है, कोई बताएगा? पेप्टाइन, पेप्टाइन। हाँ, पेप्टोन में बदला है। रजनीश जी नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, मैं अच्छा हूँ रजनीश जी, मैं थोड़ी देर में फोन करूँ ना, थैंक यू। राइट, सो एक प्रोटीन आपने देखा कि हल्का फुल्का डाइजेशन पेट में भी हो चुका है। ये दूसरा प्रोटीन जो पेप्टोन है ना, जो देखो पेप्टोन पेट में बन गया था, उस पे एक्ट करेगा और पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। ये बात को नोट कर लीजिए। और एक कौन करेगा, ट्रिप्सिन। और वहां पे कौन किया था, पेट में कौन किया था,
पेप्सिन। पेप्सिन। नाउ यहाँ पर वही चीज लिखा है, द डियोडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टोमक एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और जिजेनम। देन स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पाई DJI जो शॉर्ट फॉर्म है ना। DDLJ वाला नाम से थोड़ा DJI याद कर लीजिएगा, एक बहुत अच्छी मूवी आई थी ना DDLJ, बहुत लंबी चली थी मुंबई में। सो डी से डियोडेनम और एक चीज डियोडेनम सेक्रेटिन सीसी के हार्मोन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं, कोलेसाइटोकाइनिन एंड सेक्रेटिन, ये 2 हार्मोन निकलते हैं। कोई एंजाइम यहां नहीं निकलता, एसिड को न्यूट्रलाइजेशन का काम यहां पे होता है। जिजेनम क्या काम करता है? बल्क केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर यह प्रश्न आता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा केमिकल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कहां होता है, तो जिजेनम। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है और यह कॉमन पूछा जाता है। DDLJ नाम याद रखिएगा, उसके हिसाब से DJI यहां पे याद रखिएगा, डिडेनम, जिजेनम, इलियम। इलियम लास्ट में है और डी सबसे आगे है। इलियम जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहां पर विटामिन एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा आपने देखा अभी अभी प्रोटीन पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया है, तो एक इरेप्टिन नाम का एक्शन होता है पेप्टाइड पे और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और एमिनो एसिड में जब टूटा तो एमिनो एसिड ही एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी प्रोटीन नहीं समझती, वो एमिनो एसिड को समझती है कि प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड का मिश्रण है। सो प्रोटीन डाइजेशन कैसे हुआ, एक बार खाली प्रोटीन डाइजेशन को अगर हम समझें तो देखो, जो प्रोटीन आपने खाया, ठीक है, पेट में पेप्सिन, उसके बाद पैंक्रेटिक एंजाइम ट्रिप्सिन और एमिनो एसिड, यहां पर लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें अलग अलग आते हैं एंजाइम, जिसमें कि देखो पहला पेप्सिन यहां पे दिखाई दिया, यहां ट्रिप्सिन और यहां पर इरेप्सिन। तो आशा करता हूं कि प्रोटीन आपने कैसे तोड़ा, पेट में पेप्टोन के रूप में तोड़ दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टाइड में बदल दिया, और पेप्टाइड को स्मॉल इंटेस्टाइन का ही लास्ट पार्ट होते होते इरेप्सिन नाम के एंजाइम से एमिनो एसिड में बदल दिया। ये आप लोगों को पहले से मालूम था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो इसको अभी ध्यान से नोट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन का मेजर डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेट केवल उसको छोटा पार्ट पेप्टोन में तोड़ता है, और कौन से पे कौन एक्ट करता है यह बहुत जरूरी है। जैसे पूछा कि पेप्टाइड कौन से एंजाइम से टूटेगा, चॉइस है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, तो इरेप्सिन इज द राइट आंसर। उल्टा का पुल्टा करने से नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉर्मल प्रोटीन सबसे पहले पेप्सिन से रिएक्ट करता है, दूसरा पेप्टोन ट्रिप्सिन से, एंड पेप्टाइड इरेप्सिन से, और एमिनो एसिड में बदल जाएगा। इस खाने की जो प्रोसेस है और डाइजेशन है, इसको हम 5 ब्रॉडर टर्म में डिवाइड कर सकते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब फीकल मैटर को बाहर निकालना, इंजेशन मतलब अंदर ले लेना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, उसको हिंदी शब्द एग्जैक्टली बहुत ही अच्छा नाम है, कोई बता सके तो बताओ। देखो, इंजेशन मतलब खा लेना, डाइजेशन पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना, एसिमिलेशन एक प्रोसेस है, एग्जैक्टली मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है हमारा ओवरऑल पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और भी काफी चीजें हैं, लेकिन इतने लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ हम आ जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, तो ये 4 काम है, 1-2 काम नहीं है, बहुत बड़ा काम लेके बैठा है। वाटर एब्जॉर्प्शन,
और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड B12 का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर काफी हद तक होता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है एब्जॉर्बिंग वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपकी शरीर से पानी अगर यूरिन से बाहर ज्यादा चला गया तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको खींच लेगा, या कई बार यह खराब हो गया किसी का, जैसे डायरिया किसी व्यक्ति को हो गया, तो लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा पानी निकल रहा है तो आपका यूरिन बंद हो जाए। यूरिन आप देखेंगे उस टाइम में कम होता है। बट लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर काम है कि जो बचे बचाए हुए कुछ चीजें हैं, मतलब गेट कीपर के रूप में काम करता है, वॉचमैन के जैसा, कुछ भी चीजें बाहर जाने नहीं देगा, अच्छी चीजों को। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो काफी कम पानी पीते हैं, ऊपर से ये पानी खींच भी लेता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा होती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन से दूर रहना है तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। सो एब्जॉर्बिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोड्यूसिंग एंड एब्जॉर्बिंग विटामिन, यहाँ पर कुछ विटामिन बनते भी हैं और एब्जॉर्ब। ध्यान रहे, ऐसा प्रश्न है कि B12 हमारा कहाँ बनता है, तो B12 बनता भी है यहाँ पर, बट कम मात्रा, बहुत ही कम मात्रा, और एब्जॉर्प्शन भी होता है। कई बार जो लोग एनीमा कंटिन्यूअसली करते हैं, बार बार करते हैं, उसको आप देखेंगे मुंह में छाले आ जाते हैं। यह मैं नेचुरोपैथी की बात बता रहा हूं, मैंने कई पेशेंट में ऑब्जर्व किया है कि उस व्यक्ति को अगर कंटिन्यूअसली बार बार एनीमा किया जाता है तो उसको B12 या B कॉम्प्लेक्स की गोलियां लेनी चाहिए लगातार, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलोन का एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, देखो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड लास्ट में कोलोन। तो एनीमा होने के वजह से ज्यादा देर रुक नहीं पाता फूड वहां पे, और फीकल मैटर आया नहीं कि एनीमा से बाहर, तो B12 और कुछ विटामिन कम हो जाता है शरीर में, तो उसको ऊपर से आप लेते रहे। तो ये है एक समस्या है। कॉन्स्टिपेशन से तो निजात मिल जाएगा, बट आपको ये परेशानी आ सकती है। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है सर? विटामिन के ओके, देखो विटामिन, हमारे शरीर में जितने विटामिन है, यह सब सारे विटामिन आपको बाहर से लेने हैं, ठीक है। विटामिन का निर्माण शरीर कभी नहीं करता। फूड में ऑलरेडी विटामिन होते हैं और वो विटामिन बॉडी उसको तोड़ करके एब्जॉर्प्शन के लिए बरकरार करता है, ठीक है। अब रही बात आपका प्रश्न है, विटामिन के इज वेरी गुड विटामिन स्पेशली फॉर, जैसे आपको ब्लड का क्लॉटिंग के लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और कई बार विटामिन K27 आजकल आ गया है, जो कि इसका और फर्दर पार्ट है। जैसे हमारे विटामिन डी का काम है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन डी अगर आप लेंगे, जैसे किसी ने पूछा था विटामिन डी कितना लेना चाहिए, तो विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, बट एब्जॉर्प्शन करके ब्लड की सर्कुलेशन तक वो रखेगा। के जो है उस K27 स्पेशली उस कैल्शियम को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। मेरी जानकारी इतना ही है। इसके अलावा अगर विजय जी आपको कुछ खबर है विटामिन के का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आप जरूर इसमें प्रकाश डाल सकते। नहीं सर, आपने भी बोला ना विटामिन B12 का निर्माण भी ये लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसका कारण है मैं बताता हूँ। देखो, हमारा जो विटामिन B12 का सोर्स आप सभी ने जाना होगा कि क्या होता है, मोस्टली नॉन वेजिटेरियन सोर्स, ठीक है। विटामिन B12 का सोर्स नॉन वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन लोग ही हैं तो क्या B12 उनके जीरो थोड़ी होएगा। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन हमारा बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है। हमारी शरीर एक सर्टेन टाइम के बाद बैक्टीरिया डीके होता है, मरता भी तो है ना वो उस मरे हुए बैक्टीरिया को पचा लेता है और उससे B12 खींच लेता है। यानी कि मैं इस रिकॉर्डेड लाइन पे ऐसा कहूं कि 100% वेजिटेरियन होना असंभव है। आप बाहर से नहीं खा रहे हो, लेकिन आपका शरीर मरे हुए सेल्स को खाया तो जरूर रहा, और वो B12 निर्माण कर ले रहा। एक स्टडी हुई थी जो पुणे में है, KM हॉस्पिटल के हमारे बड़े अच्छे डॉक्टर साहब हैं मित्र, उन्होंने डबल ब्लाइंडेड ट्रायल्स किया कि B12 की मात्रा हाई राइज सोसाइटी और बड़े फैमिली में रहने वाले व्यक्ति में डिफिशियंसी है, जबकि स्लम एरिया में रहने वाले लोगों की B12 की डिफिशियंसी कम है।
दोनों वेजिटेरियन था। ऐसा आप नहीं कहेंगे कि सर वो लोग नॉन वेज खाते रहे होंगे ना, दोनों वेजिटेरियन सेलेक्ट किया गया था स्पेशली ट्रायल्स के लिए। अब ये देखा गया कि क्योंकि स्लम वाले एरिया का जो पानी था वह पानी फिल्टर नहीं किया हुआ था, यानी उसमें अच्छे खासे बैक्टीरिया की मात्रा आती थी, वो व्यक्ति वो पानी पीता होगा, वो बॉडी डाइजेस्ट करता था और उस बैक्टीरिया से जो B12 मिल सकता था वो मिला। और जो ज्यादा फिल्टर कर लेते हैं उसमें यह भी चांसेस कम हो जाती है, राइट। चलिए, इकोलाई भी वही बनता है ना सर? इकोलाई कीड़ा। मैं तो पीछे अगर कोई मेरे क्लास के स्टूडेंट होंगे वो बताएंगे, एक स्लाइड हमने दिखाया था कि आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, तो कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं हमारे शरीर में, कोई बताएगा अंदाज से? 3 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, बोलिए 300 मिलियन था स्किन सेल्स ना, राइट। तो बिलियन या ट्रिलियंस है। बैक्टीरिया सर, मिलियन। कितने हमारे शरीर पे हैं या शरीर के अंदर हैं? जी सर। बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर या बाहर मिला के बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी? उतनी होगी सर। जितना सर, सेल्स पता उतना बैक्टीरिया, ऐसा बोलते हैं यस या चलिए, बहुत अच्छा जवाब। तो आपको इतना कहूंगा कि इस पृथ्वी पे उतने मनुष्य नहीं है जितना कि बैक्टीरिया आपके शरीर पे घूम रहा है हर क्षण। मैं जितना देर में बातें आपसे कर रहा हूं उतने देर में कितनी बैक्टीरिया का जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, बाल बच्चा हो गया, दाह संस्कार भी हो गया और कई नए पैदा हो गए। हम जहां पर बैठे हैं चारों तरफ मेरी वाली बैक्टीरिया फैली हुई है। मेरे दाहिने साइड में कुछ लोग हैं कंपनी में और हमारे बाएं साइड में, इन सबों का भी बैक्टीरिया आपस में मिल रहा है, घूम रहा है। बोलो मेरा बॉस अभी बैठा है, हम लोग तो जरा चक्कर लगा के आ जाएं। हो क्या रहा है, सब बैक्टीरिया एक दूसरे से मिल लिया और उसके बाद बोला चलो अब बॉस का जाने का टाइम हुआ, चलें। लेकिन कुछ बैक्टीरिया उनके शरीर पे रह गया, कुछ बैक्टीरिया उनका वाला मेरे पास भी आ गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इस स्टोरी से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जहां भी जाते हैं, हम जाते तो अकेले हैं, लेकिन बैक्टीरिया हम छोड़ते जाते हैं, लेते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। गाड़ी में बैठो, अगर कोई ऐसा स्क्रीन हो या ऐसा कैमरा हो तो मतलब आपकी शरीर मेरे को इतना दिखाई दे रहा है ना, ऑरा इसका ऐसे रहेगा चारों तरफ भन भन, आप बैक्टीरिया के ढेर हो, आप इतना ही समझो। और यह स्टेटमेंट मैं रिकॉर्डेड लाइन पे कह रहा हूं, आप सारे जगह चेक कर लेना। कहा जाता है कि इंसान का जिंदा होने से लेकर मरने तक एक ही मित्र है, वो है बैक्टीरिया। आप मर जाते हो तो डिकम्पोज भी वही करता है, और जब तक जिंदा हो तो जिंदा भी रखने का वही कारण है। थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाता बीमार पड़ जाते, फिर वो अच्छा वाला बैक्टीरिया खराब वाला बैक्टीरिया का कहानी आता है। चलिए वो कभी और दिन, आज के टॉपिक के लिए हम छोड़ देते हैं। तो इस स्लाइड को हम छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। कैलोरी के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लें। कार्बोहाइड्रेट यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देगा, बहुत ही कॉमन आंसर इसका है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी। प्रोटीन भी 1 ग्राम 4 कैलोरी देगा और फैट 1 ग्राम 8 या 9 कैलोरी देगा, ये याद रखिए। यहां पर मैं कहूंगा कि प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है, बट दैट इज द मिस यूज ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन सेल डिवीजन, सेल प्रोसेस को सेल ग्रोथ के लिए बना है, ना कि कैलोरी के लिए। वेयर एज कार्बोहाइड्रेट 100% कैलोरी के लिए बना है और फैट भी कैलोरी के लिए बना है। इसलिए 1 ग्राम, अगर 1 चम्मच की बात की जाए, 1 चम्मच कोई व्यक्ति घी खा रहा है तो 1 चम्मच कम से कम कितना ग्राम होता है? 4 ग्राम के बराबर माना जाता है। यानी कि 9 कैलोरी 1 ग्राम में है, तो कम से कम 9 चौका क्या होता है? 36। तो 36 कैलोरी तो केवल 1 चम्मच घी में मिल जाएगा। विटामिन एंड मिनरल्स में किसी भी तरह का कोई कैलोरी नहीं होती। चलिए, एक और तंत्र है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में क्वेश्चन बनता है कि लिम्फ में क्या नहीं होता है। तो आपके सामने है, आरबीसी यहां नहीं रहेगा, बट डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा रहेगा। प्रोटीन की मात्रा कम होगी और वेस्ट पदार्थ अधिक होगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज a group of organ, vessels and tissue that protect you from the infection and keep a healthy balance of your fluid throughout your body.
lymphatic system organ include your bone marrow, thymus, lymph nodes. So lymphatic organ कौन कौन से हैं? तो बोन मैरो हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन में आता है। इसके अलावा थाइमस जो चेस्ट के बीच में एक ग्लैंड होता है, बचपन में ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड लिम्फ नोड, जितने भी हमारे टॉन्सिल्स वगैरह लिम्फ नोड हमारे शरीर में होते हैं, वह सब हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। और रंगीन पारदर्शक द्रव है, प्लाज्मा के समान स्वच्छ और श्वेत है। आरबीसी का अभाव होगा, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा उपस्थित होंगे। लसिका तंत्र ब्लड की कैपिलरी से छना हुआ तरल द्रव है। देखो, आर्टरी और वेन्स जब मिलकर के छोटे छोटे पार्ट में कैपिलरीज में मिल जाते हैं, जब इंड होता है वहां से जो छन करके बाहर निकल जाता है, वह तरल पदार्थ को जी मैडम पूछिए, कुछ सवाल था कि जरा लेट हो रहा है। सर आप हाँ, तरल पदार्थ आपने कहा जो मतलब फिल्टर होके निकलता है, वो क्या होता है? मतलब बताता हूँ, जो आपको क्लियर हो जाएगा। आप एक एक हम जरा पढ़ ले ना, तो आपको सब चीज, उसके बाद प्रश्न जरूर मैं ले लूंगा। तो ब्लड कैपिलरी से छना हुआ तरल द्रव है। सो देखो, ब्लड और जो टिश्यू होता है, टिश्यू और ब्लड के बीच का चीज है ना। तो मतलब सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म होता है, टिश्यू और जो ब्लड है उससे भी यह एक लसिका लिम्फेटिक होता है, जिसको कि ब्लड कैपिलरी से छना हुआ तरल द्रव है। ब्लड कैपिलरी प्रत्येक अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं तक नहीं जा पाती, जबकि लसिका प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं को दीवारों से छनकर ऊतक और कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो हम कैसा समझें कि डब्ल्यूबीसी लसिका प्लाज्मा यानी लिम्फेटिक प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी कोशिकाओं की दीवारों से छनकर, डब्ल्यूबीसी का एक प्रॉपर्टी है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स आपकी सेल वॉल को फाड़ के बाहर निकल सकता है। फाड़ के मतलब आपको नुकसान नहीं करेगा, वो जस्ट ओस्मोसिस क्रिया से बाहर पड़ता है, सेल से बाहर चला जाता है और अंदर भी घुस सकता है। इस छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं। फिर लसिका तंत्र द्वारा तरल वापिस रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। यानी ये कैसे काम करता है हम आगे समझते हैं कि एवरी डे अबाउट 20 लीटर ऑफ द प्लाज्मा, द लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड, जो ब्लड सर्कुलेशन में काम करते करते कुछ ब्लड का पार्ट जो हमारे आर्टरीज वेन से बाहर निकल आते हैं, यानी उसमें सेल का पार्ट कम रहेगा, एकदम से तरल पदार्थ रहेगा, उसको लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ कहेंगे। फ्लो आउट ऑफ द टाइनी पोर्स इन द थिन वॉल ऑफ योर कैपिलरीज। फिर से सुन ले, एवरी डे, हर दिन 20 लीटर के बराबर प्लाज्मा फ्लो आउट ऑफ द टाइनी पोर इन द थिन वॉल ऑफ योर कैपिलरीज। जो प्लाज्मा क्या होता है, हमारा लिक्विड पार्ट जो ब्लड का है उसे प्लाज्मा कहा गया। सेकेंड, ईच डे अबाउट 17 लीटर ऑफ द प्लाज्मा return to your bloodstream in this way. Since 20 liter initially flowed out of your capillaries wall, that means 3 liter are still roaming around in your body tissues. 30 लीटर वाला उसमें 17 लीटर वापिस लौट के ब्लड में पहुंच गया, बट 3 लीटर हमेशा रोम करते रहता है। थर्ड, टाइनी lymphatic capillaries pick up this remaining fluid from your tissue. This fluid changed its name during its journey. Now instead of plasma it is called lymph. अब कहानी बदल गई, अब इसको हम ब्लड नहीं कहेंगे, लिम्फ कहेंगे। चौथा, lymphatic capillaries move the lymph into large tubes like lymphatic vessels. अब देखिए, जैसे आपने अभी आर्टरीज और वेन्स की कल्पना की थी कैसे होगा, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम में भी वेसल्स हैं, और इसमें कैसे करता है, these vessels keep the lymph moving until it is ultimately reaches one of the two major duct in your upper chest. These are called right lymphatic duct and thoracic duct. दो तरह के हैं, right lymphatic duct and thoracic duct, and they are bit like highway on ramps. They merge into large veins
called your subclavian veins and empty the lymph into them. From there, your lymph re-enter your bloodstream and can flow through your body again. So आप इतना ही समझो, इसमें बहुत ज्यादा अंदर मत घुसो, नहीं तो आपका टाइम अभी नहीं है और हमें समझाने के लिए। यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पैरेलल एक सिस्टम चलता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स से बाहर निकल करके यह कुछ कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है? तो प्रोटेक्शन का कार्य करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और ये सारे जगह घूम घाम के आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। अब इसको कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। चलो ये छोड़ देते हैं। लिम्फ फ्लो इज गवर्न्ड बाय एक्सट्रिंसिक फोर्सेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड स्केलेटल मसल which exert external pressure on the lymphatic wall, and by the intrinsic forces due to rhythmic contraction of a smooth muscle in the wall of the lymphatic vessel, they play major role in lymph circulation. आप पूछोगे कि सर ये काम कैसे करता है, चलता कैसे है, इसको तो हार्ट भी नहीं है। तो आपकी जब मूवमेंट करते हो, घूमते घामते हो, चलते हो, या हमारी मसल्स खूब कॉन्ट्रैक्ट करती है, हमारी ऑटोमेटिकली डाइजेशन की प्रोसेस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चालू रहता है। उन सब मूवमेंट की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो व्यक्ति हमेशा वॉकिंग करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस लिम्फेटिक ऑर्गन, यह भी तंदुरुस्त होता है। सो लसिका के परिवहन के लिए लसिका की आगे की ओर गति निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करती है। हिंदी में समझ जाए। पहला, दबाव का अंतर। भौतिक नियमों के अनुसार द्रव पदार्थ अधिक दबाव से कम दबाव की ओर बहते हैं। लसिका के उत्पत्ति स्थान यानी लसिका अंतराल से लक्ष्य स्थान यानी गिरवा की सिराओं के दबाव में बहुत अंतर है, अतः दबाव की इसी अंतरकरण के प्रवाह आगे की ओर होता रहता है। दूसरा, थोरैक्सिक एस्पिरेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में बछिए चूसन कहेंगे। लसिका वाहिनी का नियमित संकोच, उनकी जो डक्ट है वो खुद से संकुचित और असंकुचित होते रहता है। शरीर की चेष्टाएं, आप मूवमेंट करते हो अपने शरीर को, यह भी एक चौथा कारण है। पांचवा, लसिका वाहिनी में वॉल्व्स होते हैं, वेन्स के जैसा इसमें भी वॉल्व्स होते हैं, जो एक बार ऊपर गया वो नीचे नहीं आ सकता। अब इसके देखो फ्लो किस तरह से होता है। फ्लो ऑफ लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फेटिक कैपिलरी, लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, थोरैक्सिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन एंड राइट सबक्लेवियन वेन। तो इस तरह से मूवमेंट है। इसको हम छोड़ देते हैं, अभी आगे बढ़ जाते हैं। अब लसिका तंत्र में जो इसके ऑर्गन क्या क्या है, आपको एक क्वेश्चन समझना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट में ऑर्गन क्या क्या है। तो सबसे पहला थाइमस ग्लैंड, जो हम बचपन में सबसे ज्यादा एक्टिव था। दूसरा है प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहेंगे। और तीसरा है टाउनसिल्स। टाउनसिल्स केवल यहाँ पे होते हैं क्या? गले में हम बोलते हैं ना टॉन्सिल आ गया, टॉन्सिल आ गया। लिम्फ नोड एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, चौथा लिम्फ ऑर्गन्स। तो थाइमस ग्लैंड, टॉन्सिल जिसे इपिग्लॉटिस एंड स्प्लीन। स्प्लीन को कहा जाता है, एक और ये वो फेमस है, आरबीसी का कब्रगाह भी उसे कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेस। कहीं पढ़ा होगा आपने। ये लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। यह टूटी फूटी आरबीसी तथा प्लेटलेट्स को नष्ट करके ब्लड की सफाई भी करता है। इसलिए रक्त, बस अब खत्म करते हैं। 5 बजे 6 बजे फिर क्लास अटेंड करना है सर, 6 बजे संश्लेषण करता है। और भ्रूण में जब आपके पेट में बच्चा आता है तो बच्चे को आरबीसी का नया उत्पादन यहीं से होता है, यानी कि कब्रगाह भी है और निर्माण भी कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि हम खत्म कर पाएंगे अभी, लेकिन आपका बहुत सारा पोर्शन हो गया है। और इम्यूनिटी नो प्रॉब्लम। कल फिर ले लीजिएगा सर, कल एक बार और आ जाइएगा सर, प्लीज सर, कल एक बार और आ जाइएगा। और बहुत सारे बच्चे हुए हैं।
चलिए, तो हरिओम सभी को। और आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो हम जरूर ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।